नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस अखबार से वन कॉन्फ्लिक्ट लेस नामक शीर्षक से आया और ये बेसिकली बात करता है अफगानिस्तान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसको लेके क्या विवाद था और वो विवाद कैसे अभी ठीक हुआ है इस बारे में। यूपीएससी सिलेबस से लिंक देख लेते हैं। ये आप GS2 के अंतर्गत इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से लिंक कर सकते हैं क्योंकि बात अफगानिस्तान के बारे में हो रही है। इसके अलावा इसे आप इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट से भी लिंक कर सकते हैं। की पॉइंट्स में एडिटोरियल कहता है कि तालिबान द्वारा लगातार हिंसा में वृद्धि और बढ़ते कोरोना वायरस से देश में जो अराजक स्थिति पैदा हुई है अफगानिस्तान में, ऐसी स्थिति में हाल ही में जो गनी अब्दुल्ला समझौता हुआ है वो अफगानिस्तान के लिए एक संघर्ष को कम से कम करता है। तो आपको जैसा पता होगा अफगानिस्तान जो है वहाँ पे जो आतंक फैलाया जा रहा है और तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में किया उसकी वजह से त्रासद है। ऐसे में अफगान सरकार जो है उसको बनने में दिक्कत आ रही है। और हाल ही में जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, जो कि पिछले सितंबर 2019 में हुए थे, उसके जो रिजल्ट आए थे उसमें अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच ठन गई थी कौन राष्ट्रपति पद का सच्चा दावेदार है और दोनों ने ही अपने आप को राष्ट्रपति मान लिया था और इस वजह से वहाँ पे एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके ऊपर कोरोना वायरस की वजह से जो वहाँ पे बदहाल स्थिति हो रही उसके मद्देनजर इस वक्त जो ये समझौता हुआ है अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच, ये सच में एक अच्छा कदम है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके बीच जो संसदीय चुनाव हुए थे ये सितंबर 2019 में हुए थे और इनका जो रिजल्ट है वो फरवरी में आया है 2020 में, जिसमें अशरफ गनी को 50% सीट्स मिली जबकि जो अब्दुल्ला थे उनको 39% सीट मिली। लेकिन उस चुनाव को लेके अब्दुल्ला का ये कहना था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत हिंसा हुई थी चुनाव के दौरान और बहुत सारे जो वोट्स थे उनको अवैध करार दे दिया गया था, तो ये सही काउंटिंग नहीं हुई है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि 50% वोट जो अशरफ गनी को मिले हैं वो बिना किसी हेरफेर के मिले हैं और इसीलिए वो चाह रहे थे कि दोबारा चुनाव हो। हालांकि अब दोनों में जाके एक समझौता हो गया है और इस समझौते के अंतर्गत अशरफ गनी है उनको राष्ट्रपति पद का असली दावेदार मान लिया गया है। एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि ये दर्शाता है कि शक्ति साझाकरण समझौता, मतलब जिसके बीच अब्दुल्ला और राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच जो समझौता हुआ है, वहाँ पे जो शक्ति साझाकरण हुआ है उसमें जरूरी नहीं कि हर बार विनाश ही हो और शांति से भी कुछ मसले सुलझाए जा सकते हैं। और ऐसे समय में जब अफगानिस्तान को अपना लोकतंत्र बेहतर तरीके से दर्शाना चाहिए था तालिबान को पस्त करने के लिए, उस वक्त इस तरह का जो आपस में टकराव था अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच, ये लोकतंत्र के नजरिए को कमजोर करता है। इसलिए ये समझौता बहुत जरूरी हो गया था इस वक्त। इसके अलावा ये चुनाव अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में अफगानिस्तान में अग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान नाम से एक डील हुई थी जिससे शांति वार्ता भी कहा जाता है, पीस डायलॉग। इस डील के अंतर्गत 29 फरवरी 2020 को दोहा में यूनाइटेड स्टेट्स और अफगान के तालिबान समूह ने ये डील साइन की है। तो देखने वाली बात यह कि इस पूरी डील में कहीं भी अफगान सरकार नहीं है क्योंकि चुनाव के नतीजे तब तक नहीं आए थे। फरवरी 29 में ये डील हुई थी। डील के तहत यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन से सारे जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, सारी जो बाहरी शक्तियां हैं वो अपने आप को वहां से हटा लेंगी और इसके बदले तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था कि वहाँ पे आतंक फैलाने के काम नहीं करेगा। ये इस डील में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मान ली गई थी कि ऐसा होगा, इसका कुछ ठोस आधार नहीं था। ऐसे ही कुछ चीजें जो मान ली गई थी वो थी कि अग्रीमेंट जो है वो ये अज्यूम करता है, ये मानता है कि कुछ ही दिनों में एक
अच्छी खासी काम करती हुई अफगान सरकार होगी। जब और इसी के तहत अब अगर सरकार बन गई है अफगान की, तो इस डील को और मजबूती प्रदान करने में काम आएगी। अफगान सरकार कैसे बनी है, ये पिछले साल सितंबर से शुरू हो गया था, सितंबर 2019 से। लेकिन वो जो वोट काउंटिंग थी, जो जिसमें गणना की गई थी वोट्स की, वो इतनी कंफ्यूजन वाली थी कि 18 फरवरी 2020 तक इसके नतीजे ही नहीं घोषित किए गए थे। और जब नतीजे घोषित किए गए तो जैसा मैंने बताया कि अशरफ गनी को 50% और अब्दुल्ला को 39% वोट मिले, और इसीलिए कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया, जो अब समझौते के द्वारा हल किया गया है। ये चुनाव विवादास्पद इसलिए हुए थे क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा गनी को विजेता घोषित किया गया था, अशरफ गनी को, और अब्दुल्ला ने यहाँ पे पुनर्गणना की मांग की थी, ये कहते हुए कि चुनावों में काफी सारे झोलझाल हुए हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव उनको स्वीकार्य नहीं है। और पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तब भी अब्दुल्ला को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के कहने पे सीईओ का पद दिया गया था, उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया गया था, राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया था। और इस बार इस तरीके के कोई भी शक्ति साझाकरण सौदे के लिए वो तैयार नहीं है। हालांकि बावजूद इससे एक सौदे के लिए राजी हो गए हैं। अब ये सौदा क्या है, ये जो समझौता हुआ है अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच, इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी ही रहेंगे और अब्दुल्ला को सरकार में कोई औपचारिक पद नहीं मिले, लेकिन इसके बदले उनको आधा मंत्रिमंडल नामित करने का अधिकार है। इसके अलावा तालिबान के साथ जो भी बातचीत होगी इसके आगे, जैसे कि इस डील में कहा गया है, इसके आगे जो भी समझौता होगा वो तालिबान और अफगान सरकार के बीच होगा। ये जो अफगान सरकार जब बात करेगी तालिबान से, तो इसकी अगुवाई जो करेगा, जो इसका अध्यक्ष होगा, वो अब्दुल्ला होंगे। इस तरह से उन्हें दो महत्वपूर्ण काम का जिम्मा सौंपा गया है। एक तो मंत्रिमंडल, आधा मंत्रिमंडल जो है वो नामित करेंगे, और दूसरा तालिबान के साथ बातचीत स्थापित करेंगे। हालांकि ये जो डील थी, अफगान पीस डील, ये फरवरी 29 को हो गई थी, और तब से जैसा कि तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि इसके तहत एक सीज फायर होगा, यानी वायलेंस कम होगा और तालिबान किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करेगा। बावजूद इसके तालिबान द्वारा लगातार हिंसा में वृद्धि हुई है, और कोरोना वायरस की वजह से भी देश में बहुत ही अराजक स्थिति में ये गनी अब्दुल्ला समझौता हुआ है। कोरोना संक्रमण अगर देखें तो अफगानिस्तान में 19 मई तक 7,500 से अधिक कोरोना केसेस थे, और इसके अलावा तालिबान के साथ युद्ध विराम को एक बेहतर अब आधार मिलेगा, क्योंकि अब एक अफगान सरकार है जो तालिबान से बात कर सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी फायदा होगा अफगानिस्तान को कोरोना को देखते हुए। तो इसीलिए इन 2-3 कारणों की वजह से ये जो समझौता है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। अफगान पीस डील के तहत यूएस को जो है अपने ट्रूप्स हटाने थे, अपने सोल्जर्स हटाने थे अफगानिस्तान से, लेकिन 18 मार्च को ये फैसला जो ट्रूप्स हटाने वाला था वो स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 की हालत देखते हुए यूएस को नहीं लगा अफगानिस्तान इस स्थिति में है कि वहां से यूएस के ट्रूप्स हटाए जाएं। इसके अलावा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अनुसार तालिबान ने अपना जो हिंसा है वो बढ़ा दी है। पिछले महीने 208 नागरिकों की मृत्यु की जिम्मेदारी तालिबान पे थी। इसके अलावा 172 नागरिक जो हैं वो अफगान सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे। तो आप देख रहे हैं कि हिंसा में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, चाहे वो अफगान पीस डील हो गई है, और कोरोना और ये हिंसा में वृद्धि देखते हुए यूएस ने अभी अपने ट्रूप्स वहां से नहीं हटाए हैं। इस मई यानी कल ही तालिबान और अफगान बलों के बीच फिर से भारी लड़ाई हुई है, और इसमें अभी भी कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है कि ये जो पीस डील है ये सच में काम कर रही है या नहीं। आगे के रास्ते में एडिटोरियल कहता है कि हिंसा, तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच जो हिंसा हो रही है और महामारी के बीच शीर्ष अफगान नेताओं के बीच गतिरोध पर समझौता, यानी अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच जो समझौता हुआ है ये अपने आप में अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अफगानिस्तान के आंतरिक पक्षों के बीच जब तक वार्ता शुरू नहीं होगी तब तक बाहरी ताकतों को वहां बने रहना पड़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि शांति बहाल करने के लिए जो अंदर के लीडर्स हैं, जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं, वो आगे आए। की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले 29 फरवरी को जो ये अफगान पीस डील हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये पैक्ट जो है ये यूएस और तालिबान के बीच हुआ है, और जैसा पहले बताया कि इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट नहीं। ये जो डील हुई है ये अफगानिस्तान में पिछले 18 साल जो वॉर की स्थिति रही है, जो जंग की स्थिति रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आई है। इसे दोहा या कतर में साइन किया गया है, इसीलिए इसे दोहा अग्रीमेंट भी कहा जाता है। और
इंडिया ने भी ये जो डील थी इसकी मीटिंग जो दोहा में हुई उसको अटेंड किया, यानी भारत जो है इस डील को लेके खुश है, राजी है और तैयार है। इस डील के की एलिमेंट्स क्या थे, इस डील के तहत अगले 14 महीने में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बारे में बात की गई है। इस डील के तहत अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच समझौता होगा जिसके तहत युद्ध विराम होगा और तालिबान अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं करेगा। जितनी भी बाहर की मिलिट्री अफगानिस्तान में इस वक्त स्टेशन है उनको बाहर भेजने की डेडलाइन तैयार की गई है और उस डेडलाइन के तहत धीरे धीरे ये सारे सैन्य बल जो है, विदेशी सैन्य बल, ये अफगानिस्तान से बाहर जाएगा। नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान धरती से सारा विदेशी सैन्य बल बाहर चला जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि तालिबान जो है युद्ध विराम का पालन करेगा और सिक्योरिटी गारंटी करेगा कि वो इसके आगे और हिंसा नहीं करेगा। इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि कोई भी बाहरी शक्ति, जैसे कि यूएस को डर है कि अगर यूएस बाहर चला जाता है तो हो सकता है रशिया या चाइना इस बात का फायदा उठाए और अफगानिस्तान को अपने काम के लिए उपयोग करे, तो उस डील के तहत अफगानिस्तान का दुरुपयोग या उपयोग कोई भी और ग्रुप या कोई सदस्य किसी भी और कंट्री का नहीं करेगा, जिससे यूएस की जो सिक्योरिटी है, यूएस की जो सुरक्षा है वो आड़े आए। इस डील के तहत एक इंट्रा अफगान डायलॉग भी होगा, यानी अफगानिस्तान का एक आंतरिक संवाद स्थापित किया जाएगा जिसमें सारे जो अफगान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग भी दावेदार हैं, वो सब आपस में नेगोशिएट करेंगे और डेट और मोडालिटीज डिस्कस करेंगे जिससे कि एक परमानेंट युद्ध विराम को अमल में लाया जा सके और अफगानिस्तान के भविष्य में क्या राजनीति रहेगी उसका रोड मैप तैयार किया जा सके। इसके बदले में जो तालिबान है उसने अफगान सरकार से 5000 तालिबान बल को रिहा करने के लिए बोला है अफगानिस्तान जेलों से, और ये जो रिहाई है ये 10 मार्च को हो जानी चाहिए थी इस डील के तहत, लेकिन जैसा कि आपको पता है 10 मार्च जा चुका है और इसीलिए तालिबान लगातार हिंसा में वृद्धि कर रहा है। एक संक्षिप्त सा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि देख लेते हैं अफगानिस्तान में। सबसे पहले कि यूएस ने 2001 में अफगानिस्तान में जंग शुरू की थी। 9/11 अटैक जो हुआ था यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद से, और ये कसम खाई थी कि जब तक वहां से आतंक को नहीं मिटा देगा तब तक वो अफगानिस्तान में अपने पैर जमाए रहेगा। हालांकि 2003 में यूएस जो है वो अफगानिस्तान से इराक की तरफ मुड़ गया और अपने सारा फोकस और जो रिसोर्सेज थे वो सब इराक में लगा दिए। जैसे ही यूएस 2003 में इराक की तरफ मुड़ता है, तालिबान को एक मौका मिल जाता है पाकिस्तान में रहते हुए। यहाँ पे पाकिस्तान को तालिबान ने बेस बनाया हुआ था और यहाँ पे फिर से वो अपने आप को मजबूत करता है और 2005 में वापस लौटता है और वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है। उसके बाद से लगातार हिंसा बढ़ती गई है। 2009 में प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो ऑथराइज करते हैं कि यूएस का सैन्य बल जो अफगानिस्तान में है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कि तालिबान के विरुद्ध एक जीत हासिल की जा सके और ये जो आतंक और हिंसा है उसमें कमी हो। और जैसे ही आतंक और हिंसा में कमी होगी, 2011 से यूएस का जो सैन्य बल है वो धीरे धीरे अफगानिस्तान छोड़ना शुरू करेगा और 2014 तक पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ चुका होगा। हालांकि जैसे ही ऐसा अनाउंसमेंट किया गया ओबामा द्वारा, तो तालिबान जो है वो और उग्र हो गया और उसने अपनी हिंसा में और बढ़ोतरी कर दी और जो सीधे सीधे ये शो कर रहा था कि अफगान आर्मी और पुलिस जो वहाँ के राज्य के अंतर्गत जो सैन्य बल है वो कितना कमज़ोर है। अगर यूएस 2014 के बाद अफगानिस्तान छोड़ देता है तो तालिबान से निपटने के लिए 2014 में यूएस ने काफ़ी सारे अपना जो सैन्य बल है वो खींच लिया, लेकिन कुछ हजार जो सैनिक हैं यूएस के वो वहीं रहे, जिससे कि वो अफगानिस्तान आर्मी जो है उसको एडवाइस कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें और मदद कर सकें तालिबान से निपटने के लिए, और इसको ऑपरेशन रिजोल्यूट सपोर्ट कहा गया। 2017 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो वो एक स्ट्रैटेजी लेके आते हैं अफगानिस्तान इन साउथ ईस्ट एशिया, और जो ऑपरेशन रिजोल्यूट सपोर्ट या पहले जो ओबामा की पॉलिसी थी उसकी जगह अब प्रिंसिपल रियलिज्म लाते हैं, जहाँ पे उनका अफगानिस्तान बनाने का कोई इरादा नहीं है कि अफगानिस्तान को एक राष्ट्र की तरह, एक मजबूत राष्ट्र की तरह बनाया जाए। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो वहाँ पे आतंकवाद है वो खत्म हो और यूएस की इतनी ही जिम्मेदारी है। इस पॉलिसी शिफ्ट के तहत यूएस सैन्य बल तभी वहाँ से जाएगा जब ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी, और उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं इसके लिए रखी। सबसे पहले कि जो एडिशनल ट्रूप्स हैं यूएस के जो वहाँ पे अफगानिस्तान में अभी भी सैन्य बल मौजूद है, वो एक तो
आतंक के खिलाफ काम करेगा और दूसरा अफगानिस्तान के जो सैन्य बल है उसको ट्रेनिंग देगा। और दूसरा, पहली कंडीशन मिलिट्री और दूसरी राजनीतिक, यानी जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट लेके आएगा तालिबान का, जो कि तालिबान के साथ होगा। अफगानिस्तान सरकार अक्टूबर 2018 में तालिबान जो है इसी पॉलिसी के तहत तालिबान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस से ऑफिशियल से मिले, जिससे कि एक पीस ट्रीटी बनाई जा सके। और यही पीस ट्रीटी जो है, जिसके बारे में हमने बात की, जो 29 फरवरी 2020 में बनी है दोहा में, जिसे दोहा अग्रीमेंट भी कहा गया है। भारत ये मानता है कि कोई भी ऐसे शांति वार्ता जिसमें जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में नहीं है और अफगानिस्तान जिसका हिस्सा नहीं है, अफगानिस्तान का यहाँ पे मतलब है अफगानिस्तान सरकार से, तो जब तक वो अफगानिस्तान के द्वारा नहीं है तब तक वो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन भारत के लिए अफगान लेड, अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस है। और यहाँ पे भारत का जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि वहाँ पे शांति स्थापित की जाए और स्टेबिलिटी आए वहाँ पे। इसके लिए भारत ये चाहता है कि वहाँ पे ऐसी कोई भी सरकार ना आए जो फ्यूचर में टेररिज्म का साथ दे। अपनी तरफ से भारत ने क्या किया है, सबसे पहले तो भारत ने सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी अपनाई है अफगानिस्तान में। सॉफ्ट पावर यानी वो अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से मिलिट्री सपोर्ट या सैन्य बल या उस तरीके के आर्म्स भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी वो चीज़ें कर रहा है जो शांतिपूर्ण तरीके से की जा सकती, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में काम किया है भारत ने, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन बनाने की कोशिश की है और माइनिंग में काम किया है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, फार्मा और आईटी में भी भारत का बहुत योगदान रहा है अफगानिस्तान में। 2 बायलैटरल अग्रीमेंट जो हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए भारत ने $2 बिलियन से अधिक की राशि जो है वहाँ पे मदद करने के लिए भेजी है, जिसके तहत 2017 तक ही हमने 3 बिलियन जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहले तो भारत ने वहाँ पे 600 किलोमीटर लंबी बामियान हेरात रेलवे लाइन बनाई है, जो हाजीगाक माइंस। अब ये जो हाजीगाक हेरात रेल लाइन है, ये आगे जारांज और फिर चाबाहार पोर्ट पे जाके मिलती है। चाबाहार पोर्ट ईरान में है, ये अफगानिस्तान में नहीं है, ये याद रखिएगा। पहले तो ये रेलवे लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा एक डेलाराम जारांज हाईवे भी बनाया है भारत ने। तो भारत ने हाईवे बनाया है डेलाराम जारांज हाईवे। ये बाकी जगह को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान की, जैसे मज़ार शरीफ हो गया, काबुल हो गया, कांधार हो गया, डेलाराम और जारांज ये स्ट्रिप हो गई और ये हेरात हो गया। तो ये मज़ार शरीफ, काबुल, कांधार, डेलाराम, हेरात, इसको ये जैसे कि आप देख सकते हैं माला की शेप में आ रहा है, तो इसे गार्लैंड रोड भी कहा जाता है। और यहाँ से ये निकल के डेलाराम जारांज कनेक्ट करता है और यहाँ से वापस से एक रेल लिंक शुरू होता है जो अफगानिस्तान को ईरान से कनेक्ट करता है चाबाहार पोर्ट पे। ये चाबाहार पोर्ट इसलिए ज़रूरी है भारत के लिए क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने एक पोर्ट बनाया है, ग्वाडार पोर्ट, और ये दोनों ही पोर्ट्स जो हैं ये अरेबियन सी के लिंकेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, यानी इसका किसी भी समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए समुद्र के लिए अपना एक्सेस बनाने के लिए ये हमेशा पाकिस्तान पे निर्भर था। भारत ने ये चाबाहार पोर्ट बना के ईरान में इसका जो एक्सेस है ये पाकिस्तान से, इसकी जो निर्भरता है वो पाकिस्तान से कम कर दी है। अब अगर अफगानिस्तान को समुद्र के रास्ते अपने कोई भी माल भेजना है तो ईरान के थ्रू भेज सकता है। इसीलिए ये जो रेल लिंक है और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भारत ने एक वहाँ पे सलमा डैम भी बनाया है जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के लिए जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पे या बाकी कंट्रीज पे निर्भर था। भारत ने 2,50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को दिया है। वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है काबुल के अंदर। एक पावर लाइन बनाई है काबुल में जिसका नाम है पुले खुमरी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पुले खुमरी पावर लाइन बनाई है। सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट बनाया, ये भी हेरात में है, और इसकी वजह से जो अफगानिस्तान है वो सिंचाई और बिजली की व्यवस्था कर पा रहा है। और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खाने का फूड असिस्टेंस दिया गया है। टेलीविज़न नेटवर्क बनाए गए हैं काबुल में और बाकी 34 प्रोविंसेस में। वहाँ पे औरतों के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है बाग ए जनाना में, पे जो औरतें हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग मिलती है। कौन सी सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं जो भारत के लिए ज़रूरी है अफगानिस्तान में? सबसे पहले कि
तालिबान जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है और जब तक तालिबान वहां से ऑपरेट कर रहा है भारत में आतंक की स्थिति में सुधार नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा, ये भी सारे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और तालिबान और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। तो जब तक अलकायदा तालिबान अफगानिस्तान में अपना बेस बना सकते हैं तब तक भारत के लिए ये सेफ नहीं है। अलावा अफगानिस्तान से जो रेडिकल आइडियोलॉजीज, जो कट्टरपंथी विचारधारा है इस्लाम को लेके और आतंकवाद की जो विचारधारा है वो भारत में अफगानिस्तान से आती है। एक गोल्डन क्रेसेंट नाम से एक जगह बनती है, क्रेसेंट बनता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला के। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अगर आप मिलाओ भारत के ऊपर तो ये चांद जैसी शेप बनाता है और इसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। और यहाँ से भारत में बहुत सारा जो ड्रग का कारोबार है वो ऑपरेट करता है, इलीगल ड्रग्स, जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और ईरान से भारत के पंजाब में आती हैं और वहाँ की यूथ जो है ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रही है। हाल ही में इस्लामिक स्टेट जो है, ISIS जो है, वो जब से इराक और सीरिया में उसका दबदबा कम हो रहा है वो धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपना बेस बना रहा है। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक मजबूत अफगानिस्तान सरकार आए।